गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परफेक्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है और मैं सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। और हम लोग बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होना है, उसी को फोकस करते हुए कुछ रिवीजन क्लास के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर। और सबसे पहले हम वर्ल्ड के जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उस कॉन्टिनेंट्स पे चर्चा करेंगे और उसी कड़ी में आज हम लोग एशिया के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। आप मैप में देखें, लिसन, ये एशिया महाद्वीप जो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप देखें विश्व के संपूर्ण सतह का 9% इस महाद्वीप के अंतर्गत पाया जाता है। और इस महाद्वीप को अगर आप देखें तो नॉर्थ की ओर अगर आप देखें तो यह आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर इसके उत्तर में पाए जाते हैं। दक्षिण की ओर अगर आप देखें तो यहां आप हिंद महासागर को देख सकते हैं। इस महाद्वीप के पूर्व की ओर अगर आप आते हैं तो इधर आपको प्रशांत महासागर आपको दिखाई देता है। और अगर पश्चिम की ओर आप जाते हैं तो यह महाद्वीप यूराल पर्वत है रूस में। इसी पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, और ये जाकर कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर ये यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से विभाजित करते हैं। आप यहां भी ध्यान दे सकते हैं। देखिए, एक आउटलाइन मैप में एशिया का आपको दिखला रहा हूं और इस मैप के सहारे आप समझने का प्रयास करिए। ये नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है। यहां पर आप एशिया को देख रहे हैं, ये एशिया है और यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। इस नॉर्थ अमेरिका और एशिया महाद्वीप को यहां पर एक जलसंधि पाई जाती है जिसे बेरिंग स्ट्रेट के रूप में हम जानते हैं, बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इधर नॉर्थ की ओर एशिया के आपको आर्कटिक महासागर दिखेगा। यहां पर आप देखें तो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का सबसे बड़ा महासागर है। इन दोनों महासागरों को एक स्ट्रेट कनेक्ट करती है, बेरिंग जल संधि कनेक्ट करती है। और इस जल संधि के माध्यम से आप देखते हैं कि इधर एशिया महाद्वीप और इधर ये देखिए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी महाद्वीप पृथक होते हैं। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि के रूप में आपको दिखाई देती है। हमने कहा कि यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर में ये आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, दक्षिण की ओर हिंद महासागर दिखाई देते हैं, पूर्व में इसके प्रशांत महासागर पाए जाते हैं और पश्चिम की ओर ध्यान दीजिए रूस में यहां पर यूराल पर्वत है। इसी पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे रिवर यूराल के रूप में जाना जाता है, यूराल नदी के रूप में जाना जाता है। और फिर ये जाकर कैस्पियन सी में गिरती है। तो ये तीनों मिलकर यूरोप और एशिया को प्राकृतिक रूप से विभाजित करने का काम करते हैं। ठीक है, यूराल माउंटेन, रिवर यूराल एंड कैस्पियन सी, दे आर डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप के बीच ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। तो एशिया महाद्वीप जो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर को आपने देखा, दक्षिण में आपने हिंद महासागर को देखा, पूर्व में आपने प्रशांत महासागर को देखा और पश्चिम की ओर आप देखते हैं कि यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर इस महाद्वीप की सीमा का निर्धारण करते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, बेरिंग जल संधि यह इस महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करता है। ठीक है, ये जल संधि किसे जोड़ती है? तो आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आर्कटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो चुकची सी के रूप में जाना जाता है, चुकची सागर के रूप में जिसे हम जानते हैं, और उस चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का ये काम करती है बेरिंग जल संधि, जो आप देखते हैं यहां मैप पे। ध्यान दें, उत्तरी
उत्तरी अमेरिका से आप देखिए वेस्ट की ओर इस महाद्वीप की उपस्थिति आपको दिखाई देती है। लिसन, एशिया महाद्वीप में कई देश पाए जाते हैं। हम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आगामी परीक्षा जो बीपीएससी की प्रीलिम्स की होनी है फरवरी में, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उन्हीं बिंदुओं पर अपने आप को केंद्रित करेंगे और ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि जहां से प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए पर्याप्त हो सकती है। गौर कीजिए, एशिया में एक देश है जापान। देखिए यहां पर यह देश आपको जापान दिखाई दे रहा है। जापान इज ए कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया का यह देश है जापान। और इस देश में माना जाता है कि मोर देन 3000 आइलैंड्स है, 3000 से अधिक द्वीप जापान में पाए जाते हैं। इतने द्वीपों का यह देश, पूर्वी एशिया का यह देश जापान, और इस देश में 4 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। आप देखिए यहां पर एक द्वीप दिखाई दे रहा है, होक्काइडो के रूप में आप देख सकते हैं। यहां पर ये देखिए जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपको होन्शु दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देखें इसका एक द्वीप आपको शिकोकू दिखाई दे रहा है, और यहां पर यह द्वीप आपको क्यूशु दिखाई दे रहा है। तो जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। कौन कौन से? देखिए यहां नॉर्थ में ये होक्काइडो है, होक्काइडो द्वीप है। फिर यहां पर देखिए ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, जिसे आप होन्शु के रूप में जानते हैं। ये होन्शु द्वीप है, ठीक है। यहां पर एक द्वीप है जापान का जिसे शिकोकू कहा जाता है, शिकोकू कहा जाता है। और ये एक द्वीप ये आपको दिखाई दे रहा है जो क्यूशु द्वीप के रूप में जापान के जाना जाता है, क्यूशु द्वीप के रूप में। तो 4 बड़े द्वीप जापान के कौन कौन से? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु। जापान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्लीज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप ये होन्शु द्वीप के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। होन्शु इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, ठीक है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु 4 बड़े द्वीप जापान के, पूर्वी एशिया का देश ये जापान, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप इसका होन्शु द्वीप आप देख रहे हैं। इस होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है, जिसे सुगारू स्ट्रेट के रूप में हम जानते हैं, सुगारू जल संधि के रूप में जानते हैं। तो यहां पर है सुगारू जल संधि, सुगारू जल संधि, जल संधि है। और ये होक्काइडो और होन्शु द्वीपों को अलग करती है। ये जल संधि इधर जापान सागर आपको दिखाई देगा मैप में, यहां आप देख सकते हैं ये सी ऑफ जापान आपको दिख रहा है, जापान सागर दिखाई देता है, और इधर पैसिफिक ओशन, इन दोनों को ये कनेक्ट करती है और होक्काइडो और होन्शु द्वीपों को ये पृथक करती है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? होन्शु, इसे ध्यान रखना है आपने। और इसी होन्शु द्वीप पर, जापान के इसी सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर जापान की राजधानी नगर है टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल सिटी ऑफ जापान, ओके, कैपिटल सिटी ऑफ जापान लोकेटेड ऑन होन्शु आइलैंड ऑफ जापान। जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, और यहां पर यह टोक्यो की स्थिति आपको दिखाई देगी मैप में। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? होन्शु। जापान की राजधानी किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है, ठीक है, ध्यान दीजिए। जापान का एक नगर है ओसाका, और ओसाका को जापान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ओसाका को जापान के मैनचेस्टर के रूप में, यह नगर आपको दिखाई दे रहा है ओसाका, और यहां पर इसकी स्थिति आपको दिखाई देगी ओसाका की, जो जापान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का यह विकसित नगर माना जाता है जापान में, और इसीलिए जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जापान में और कई सारे नगर हैं जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप देखिए यहां पर याकोहामा नगर दिखाई देगा, नागोया सिटी है जापान का, जो वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता है। फिर आप देखेंगे कि इसी होन्शु द्वीप पर आपने हिरोशिमा नगर का नाम सुना होगा जापान में। तो होन्शु द्वीप पर ही हिरोशिमा नगर स्थित है जापान का, ठीक है। फिर आप इस क्यूशु द्वीप को देखेंगे तो इस क्यूशु द्वीप पर नागासाकी, तो हिरोशिमा जहां होन्शु पर है, नागासाकी की स्थिति कहां पाई जाती है? क्यूशु द्वीप पर, ठीक है, गौर कीजिए। जापान के 4 बड़े द्वीप, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? होन्शु।
और इसी होन्शु द्वीप पर यहाँ की राजधानी नगर टोक्यो, इसी होन्शु द्वीप पर हम देखते हैं जापान का मैनचेस्टर, जिसे आप ओसाका के रूप में जानते हैं, ओसाका जापान का मैनचेस्टर, ये टोक्यो नगर जापान का, जो यहां की राजधानी नगर के रूप में माना जाता है। यह होन्शु द्वीप जापान के प्रमुख नगरों का द्वीप है। याकोहामा नगर भी यही आपने देखा, नागोया नगर आप जापान का देखते हैं, होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर ही जापान का, ध्यान दीजिए, होन्शु द्वीप पर ही जापान का यवाता नगर है, विच इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जापान, जो जापान में लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जापान का यह द्वीप होन्शु जापान के सभी द्वीपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा प्लेन है, जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, जिसे कांटो मैदान के रूप में जाना जाता है। कांटो का मैदान, कांटो प्लेन, कांटो मैदान, जापान का सबसे बड़ा मैदान किस द्वीप पर? तो होन्शु द्वीप पर पाए जाते हैं। इसी द्वीप पर जापान का एक्टिव वॉल्केनो फ्यूजी सान भी आपको दिखाई देता है। तो जापान से संबंधित अगर कुछ प्रश्न बने रहे तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में यह बात आनी चाहिए कि जापान का यह होन्शु आइलैंड हो सकता है। ठीक है, टोक्यो की स्थिति किस द्वीप पर? होन्शु पर। ओसाका की स्थिति किस द्वीप पर? होन्शु पर। याकोहामा किस द्वीप पर है? होन्शु पर। नागोया शहर जापान का किस द्वीप पर है? होन्शु पर। हिरोशिमा शहर जापान का किस द्वीप पर है? होन्शु पर। तो ये तमाम महत्वपूर्ण नगर जापान के आपको जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर दिखाई दे रहे। ठीक है, जापान इज ए कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया का यह देश। और जो महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जापान संसार में एक महत्वपूर्ण मछली उत्पादक देश है। इसके कई कारण हैं। अगर हम जापान को देखते हैं, गौर कीजिए, होकाइडो द्वीप के रूप में देखा अभी थोड़ी देर पहले, यहां होन्शु देखा, यहां आपने शिकोकू आइलैंड को देखा, यहां आपने क्यूशु आइलैंड को देखा। तो ये तमाम द्वीप जापान के, जापान द्वीपों का देश है और इसलिए यहां पर कॉमर्शियल फिशिंग पाए जाते हैं, व्यापारिक मत्स्य पाए जाते हैं। ओनली 10% लैंड ऑफ जापान इज फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जापान की केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य पाई जाती है और इसीलिए जापान की डिपेंडेंसी मैरिन रिसोर्सेज पर बढ़ जाती है। इवन फूड रिसोर्स के लिए भी, खाद्य संसाधन के लिए भी जापान की डिपेंडेंसी मैरिन रिसोर्स पे बढ़ती है, समुद्री संसाधन पे बढ़ती है। हम जापान को देखते हैं तो जापान के निकट दो कैरेंट्स है, वन इज वार्म अनदर इज कोल्ड। इन दोनों कैरेंट्स का कन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है, संगम हमें दिखाई देता है। गौर करें आप, देखिए ये जलधारा है, इसे क्यूरोसियो कैरेंट कहा जाता, क्यूरोसियो जलधारा, और ये गर्म जलधारा है, वार्म करंट है। ये पैसिफिक ओशन की, एशिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित ये जलधारा है और इसी को, ध्यान दीजिएगा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसी को गल्फ स्ट्रीम ऑफ पैसिफिक ओशन कहा गया, प्रशांत महासागर का गल्फ स्ट्रीम कहा गया। तो कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर के गल्फ स्ट्रीम के रूप में? क्यूरोसियो। आर्कटिक महासागर की ओर से बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि को पार करते हुए एक कोल्ड करंट आती है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है। जहां पर इस करंट का उद्भव होता है वहां पर इसको ओएसियो कहते हैं, ओएसियो करंट के रूप में जाना जाता है। ओएसियो ठंडी जलधारा कहलाती। जब ये रूस के कमचटका पेनिनसुला के निकट आ जाती है, आप यहां मैप में देख सकते हैं, ये देखिए कमचटका पेनिनसुला है, यहां पर जब ये करंट आ जाती है तो इसका नाम कमचटका कोल्ड करंट हो जाता। आप यहां पर देखें, ये कुछ आइलैंड आपको दिखाई दे रहे, कुरिल आइलैंड के रूप में आपको दिख रहे। जब ये करंट यहां होती है तो ये क्यूराइल कोल्ड करंट के रूप में जानी जाती। तो ओएसियो कोल्ड करंट और क्यूरोसियो वार्म करंट, इन दोनों का कन्फ्लुएंस है जापान के निकट
और इनका कन्फ्लुएंस जापान में व्यापारिक मत्स्यन को महत्वपूर्ण बनाता है। जिन भी क्षेत्रों में ठंडी और गर्म जलधाराओं के संगम होते हैं वहां पर जल सतह पर प्लैंकटन की अधिकता हो जाती है, कारण वाटर में अपवेलिंग प्रोसेस देखने को मिलते हैं। सो confluence of Kuroshio warm current and Oshio cold current nearby Japan is conducive for commercial fishing of Japan. इन दोनों जलधाराओं का जापान के निकट मिलना जापान में व्यापारिक मत्स्यन को बढ़ावा देता है। तो कई कारण हमने देखे। जापान के पास कृषि योग्य भूमि की कमी है। हमने देखा कि जापान एक द्वीपीय देश है जिसके पास एक लंबी तटरेखा है, प्राकृतिक बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध है। हमने देखा कि जापान की क्लाइमेट टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। और हमने देखा कि जापान के निकट एक गर्म जलधारा क्यूरोसियो और दूसरी ठंडी जलधारा ओएसियो का संगम होता है। इन दोनों का प्रभाव यह पड़ता है, इन सारे कारणों का प्रभाव यह पड़ता है कि यहां पर कॉमर्शियल फिशिंग डेवलप होते हैं, व्यवसायिक मत्स्यन विकसित हो जाता है। तो जापान के संदर्भ में विशेष तौर से यह ध्यान रखना है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? होन्शु है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु पर है। जापान का हिरोशिमा नगर किस द्वीप पर है? होन्शु पर है। जापान का नागोया शहर जो वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है किस द्वीप पर है? होन्शु पर है। जापान का मैनचेस्टर जिसे आप ओसाका कहते हैं वो किस पर है? होन्शु पर है। और आपने देखा था कि नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी आपको याद हो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए। तो ये नागासाकी यहां क्यूशु द्वीप पर स्थित है। जापान के लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है और जापान में उत्पादित चावल को जैपोनिका राइस के रूप में जानते हैं। जैपोनिका चावल कहते हैं। यह टेम्परेट टाइप ऑफ राइस है। वर्ल्ड में दो प्रकार के चावल उत्पादित किए जाते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अगर ट्रॉपिकल राइस है देन इट इज नेम्ड एज इंडिका राइस। अगर उष्णकटिबंधीय चावल है तो इसे इंडिका चावल के रूप में जानते हैं। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय चावल है तो इसे जैपोनिका राइस के रूप में जानते हैं। और जापान टेम्परेट क्लाइमेट का कंट्री है, इसलिए राइस ऑफ जापान इज जैपोनिका टाइप। तो मुख्य खाद्यान्न फसल जापान की चावल। ठीक है, तो जापान के संदर्भ में आपको इन बातों पर ध्यान देना है। ध्यान दीजिए। एशिया में आप ये देखिए एक द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, फिलीपींस है। और फिलीपींस आप देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वीपीय देश है। इसमें भी हजारों द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन लुजोन द्वीप है फिलीपींस का, पालावान द्वीप है फिलीपींस का, मिंडानाओ द्वीप है फिलीपींस में, नौ द्वीप है फिलीपींस में। ये तीन बड़े द्वीप फिलीपींस के माने जाते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वीपीय देश फिलीपींस हजारों द्वीपों के देश के रूप में, लेकिन तीन बड़े देश कौन कौन से? लुजोन है, पालावान है और मिंडानाओ द्वीप है। फिलीपींस की राजधानी आपको ध्यान रखना है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला की जो अवस्थिति है वो लुजोन द्वीप है। लुजोन द्वीप पर मनीला पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां मैप पे भी आप देख सकते हैं ये मनीला सिटी फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर। लुजोन फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये मनीला नगर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ये मनीला में ही स्थापित किए गए। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मनीला में। आपको ध्यान में रखना है मनीला की स्थिति कहां पर है? फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर। फिलीपींस में कई वॉल्केनोज पाए जाते हैं। माउंट मेयोन ये फिलीपींस की ज्वालामुखी है। माउंट पिनाटुबो इज एन एक्टिव वॉल्केनो ऑफ फिलीपींस।
माउंट पिनाटुबो, पिनाटुबो फिलीपींस के सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में आपको दिखाई देते। तो कई सक्रिय ज्वालामुखियों का यह देश फिलीपींस, दक्षिणी पूर्वी एशिया का यह देश फिलीपींस, हजारों द्वीपों का यह देश फिलीपींस, 3 बड़े द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, लुजोन के रूप में, मिंडानाओ के रूप में, पालावान के रूप में। राजधानी इसकी मनीला, लुजोन द्वीप पर आप देखते हैं उसे। मनीला में ही इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। मनीला में ही एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। यह फिलीपींस देश, मुख्य खाद्यान्न फसल यहां की चावल है और बागानी फसल के रूप में अगर आप देखें तो यहां पर नारियल की कृषि की जाती है, बागानी कृषि की जाती है। तो नारियल का उत्पादक देश है, चावल का उत्पादक देश है फिलीपींस, कई द्वीपों का देश है। ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन बिंदुओं पर कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है आपको। नाउ लिसन, देखिए इस देश को, ये चाइना है, चीन, रूस, कनाडा और चीन, ये संसार के 3 बड़े देश माने जाते हैं। सबसे बड़ा देश रूस, इसके बाद कनाडा और इसके बाद चीन। एशिया में अगर आप देखें तो चाइना को एक बड़े देश के रूप में आपको दिखाई दे रहा है और इस देश में कई पर्वत आपको दिखाई देंगे। यहां पर कुनलुन पर्वत पाया जाता है, यहां पर तिएनशान पर्वत पाए जाते हैं, यहां पर नानशान पर्वत पाए जाते हैं। तो कई पर्वतों का यह देश चीन। यहां पर एक पठारी संरचना है जिसे तकला मकान डेजर्ट के रूप में हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, तकला मकान मरुस्थल। मरुस्थल का देश कौन सा? चीन। बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांश इंफॉर्मेटिव होते हैं, सूचनात्मक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, डेजर्ट टकला मकान इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इन चाइना। चीन में अवस्थित है ये मरुस्थल। चीन को अगर आप देखें तो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, चीन में 2 नदियां प्रमुख रूप से प्रवाहित होते हुए आपको दिखेंगी। चीन की एक नदी है हुआंगहो, हुआंगहो नदी, और इस नदी का उद्गम इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती। इस नदी का उद्गम जिस क्षेत्र से होता है वो क्षेत्र एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसे बयानहर पर्वत के रूप में हम जानते हैं, बयानहर पर्वत के रूप में जानते हैं। सो रिवर हुआंगहो ओरिजिनेट्स फ्रॉम बयानहर माउंटेन इन चाइना एंड ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ बोहाई। बोहाई की खाड़ी में गिरती है, बोहाई की खाड़ी में गिरती है ये हुआंगहो नदी। चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, बयानहर पर्वत से निकलती है, बोहाई की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे सौरो ऑफ चाइना भी कहा गया, चीन की शोक के रूप में हम जानते हैं। कारण इस नदी में फ्लड अधिक आते रहे, बाढ़ अधिक आते रहे, इसीलिए ये चीन की शोक नदी, चीन की शोक नदी के रूप में ये मानी जाती है। इसी नदी को येलो रिवर ऑफ चाइना भी कहा गया। चीन की येलो रिवर पीली नदी के रूप में जानते हैं। इसका कारण यह है कि ये नदी अपने साथ जिस सेडिमेंट्स को कैरी करती है, जिस रेत के कणों का वहन करती है, उसका कलर पीले रंग का दिखाई देता है। तो ध्यान में रखना है, चीन की पीली नदी कौन सी? हुआंगहो। ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी का उद्गम कहां से है? तो चीन में एक पर्वत है बयानहर पर्वत, वहां से यह निकलती है। कहां जाकर गिरती है? तो बोहाई की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी है। चीन की शोक नदी के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है,
ध्यान रखना है चीन की हुआंगहो नदी को, जो शोक नदी के रूप में मानी जाती है। आप यहां पे देख सकते हैं मैप में, यहां आपको दिखाई देगा, ये देखिए आप यहां देख सकते हैं, ये येलो रिवर के रूप में आपको दिखाई देती है। यहां गल्फ ऑफ बोहाई है, बोहाई की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। गौर कीजिए, चीन की एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जिसे यांगजी नदी के रूप में जाना जाता है, और यह नदी चीन की सबसे लंबी नदी के रूप में मानी जाती है, यांगजी। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम है, और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में एक माउंटेन एरिया है टेंगुला, तो टेंगुला पर्वत से निकलती है यह नदी यांगजी। गौर कीजिएगा, ये टेंगुला पर्वत से निकलती है, आप यहां पे देख सकते हैं, ये तिब्बत के पठारी क्षेत्र में टेंगुला पर्वत से निकलते हुए और ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। कौन सा पर्वत? टेंगुला माउंटेन है, चीन के सिकियांग प्रोविंस में यह पर्वत है, और वहीं से इस नदी का उद्गम होता है। यहां से निकलकर ये देखिए दक्षिण और पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए और ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती। सो रिवर यांगजी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, originates from Tangula mountain of China, drains into East China Sea. Basin of this river has been significant for cultivation of rice, wheat, cotton, tobacco and some other crops of China. इस नदी का घाटी क्षेत्र भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यहां से चावल की कृषि होती है, यहां पर गेहूं की कृषि आपको दिखाई देंगे, कपास की कृषि की जा रही है इस घाटी क्षेत्र में, यहां तंबाकू का उत्पादन हो रहा है। तो चीन की यह सबसे लंबी नदी, चीन की यह महत्वपूर्ण नदी, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में टेंगुला पर्वत से निकलने वाली यह नदी, पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरने वाली यह नदी चीन की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में मानी जाती है। और इसी नदी के किनारे चीन के दो बड़े महत्वपूर्ण नगर आपको दिखाई देते हैं, जो संघाई के रूप में, संघाई के रूप में है, चीन के मैनचेस्टर के रूप में जाने जाते हैं, और दूसरा नगर जो चीन का वुहान नगर है, बहुत ही चर्चित नगर आपने देखा। ये दोनों नगर इसी यांगजी नदी के किनारे पाए जाते हैं, जो चीन की सबसे लंबी नदी के रूप में, चीन की सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में आपको दिखाई देती। तो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन दो नदियों पर अपने आप को केंद्रित करना है। यांगजी नदी चीन की सबसे लंबी नदी है, इसी नदी के किनारे संघाई और वुहान नगर आपको दिखाई दे रहे हैं। तिब्बत के पठारी क्षेत्र में टेंगुला पर्वत से निकलकर और पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती हुई है नदी, और चीन में कई फसलों उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण यह नदी। चीन की कैपिटल सिटी है बीजिंग। चीन एशिया में, संसार में कई फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण, चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, चाय की कृषि, तंबाकू की कृषि और कपास की कृषि। इन फसलों में संसार के एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश के रूप में चीन आपको दिखाई देगा। तो चीन के संदर्भ में इन पर्वतों पर, इन नदियों पर और चीन के पर्वतों पर आपको अपने आप को केंद्रित करना है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दीजिए, आप यहां पर एक देश देखिए, ये बोर्नियो के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, द्वीपीय देश बोर्नियो। बोर्नियो आपको दिख रहा है, गौर कीजिए। इस द्वीप को वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, संसार के एक बड़े द्वीपों में से है बोर्नियो। इस द्वीप को आइलैंड ऑफ 3 कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिए इसे, 3 देशों का द्वीप संसार में, कौन सा? बोर्नियो। और किन किन देशों के अधिकार हैं इन पर? तो बोर्नियो पर आप देखेंगे
मलेशिया का भूक्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए मलेशिया का भूक्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। यहां आप देखेंगे तो ये इंडोनेशिया का भूक्षेत्र आपको दिख रहा है और एक स्वतंत्र देश है, वहां के सुल्तान के अधीन ब्रुनेई। तो मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, इन तीन देशों का ये द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो। आपको ये ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में सीधे इंफॉर्मेटिव प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए कि संसार का कौन सा ऐसा द्वीप है जो तीन देशों का द्वीप है। तो बोर्नियो तीन देशों का द्वीप है। मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, तीन देशों के अधीन ये बोर्नियो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए यहां पे, ये देखिए आप दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देश आप देख रहे हैं। यहां पर आपको वियतनाम दिखाई दे रहा है, ये लाओस के रूप में है। यहां पर ये कंबोडिया आप देख रहे हैं, यहां पर ये थाईलैंड है। ठीक है, इन देशों में अगर आप लाओस को देखें तो लाओस दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में भू आवेष्टित देश। कौन सा? लाओस। लाओस दक्षिणी पूर्वी एशिया का भू आवेष्टित देश है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज। आप यहां देखें, ये वियतनाम, इधर आप देखिए चीन है, यहां म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया। इन देशों से इसकी सीमा लैंडलॉक्ड है, भू आवेष्टित है। इस बात को ध्यान रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दक्षिणी पूर्वी एशिया का भू आवेष्टित देश कौन सा? तो लाओस। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, इन देशों में एक नदी प्रवाहित होती है जिसे मेकांग नदी के रूप में जाना जाता है। मेकांग नदी। और यह नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा के रूप में जानी जाती है। इस नदी का प्रवाह, ध्यान दीजिए, इस नदी का प्रवाह यह तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, इधर देखिए कंबोडिया और वियतनाम, इन देशों से होते हुए तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन देशों से होते हुए ये साउथ चाइना सी में जाकर गिर जाती है, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। यह नदी जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा के रूप में जानी जा रही है, मेकांग नदी, लाओस, अभी हमने कहा कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, लाओस और थाईलैंड के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है। ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो आपको ध्यान रखना है मेकॉन्ग जो दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में प्रवाहित हो। इस नदी के घाटी क्षेत्र को अगर आप देखें तो उस घाटी में चावल का उत्पादन हो रहा है, मेकॉन्ग नदी की घाटी में, और गेहूं की कृषि भी की जाती। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की ये नदी मेकॉन्ग नदी, ध्यान रखना है, दो देशों के बीच ये सीमा निर्धारण कर रही है, लाओस और थाईलैंड। इन दोनों देशों के बीच ये सीमा का निर्धारण करती है। ध्यान दीजिए आप, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया को देखिए आप। जब आप इंडोनेशिया को देखेंगे तो इंडोनेशिया में कई सारे द्वीप आपको दिखाई देंगे। यहां पर आपको सुमात्रा दिखाई दे रहा है, ये इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है। यहां पर ये देखिए बोर्नियो का भू क्षेत्र, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि इंडोनेशिया का अधिकार है बोर्नियो पर। यहां पर आप देखिए सुलावेसी आइलैंड है, यहां पर आप देखेंगे बाली और तमाम कई आइलैंड्स यहां पर देखने को मिलते हैं। हजारों द्वीपों का यह देश इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया में सुमात्रा ये सबसे बड़ा द्वीप के रूप में, इसके बाद दूसरा द्वीप यहां पर आप देख रहे हैं जो जावा के रूप में दिखाई दे रहा है। तो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और तमाम ये द्वीप, ठीक है। इस जावा द्वीप पर इंडोनेशिया का एक नगर बसा है जिसे आप जकार्ता के रूप में जानते हैं। तो जकार्ता की लोकेशन जावा आइलैंड पर। सुमात्रा और जावा के बीच में यहां पर एक जलसंधि पाई जाती है और इस जलसंधि को सुंडा जलसंधि के रूप में हम जानते हैं। यह सुंडा जलसंधि जावा सागर और इधर आप देखें तो अंडमान निकोबार का यह क्षेत्र आप देखें इंडियन ओशन को यह कनेक्ट करती है। ये
जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, सुंडा जल संधि, और ये सुमात्रा और जावा को ये अलग करती है। ठीक है। इंडोनेशिया का ये देश सुलावेसी, ध्यान रखना है आपको। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपको ऑक्टोपस की तरह दिखाई देगा, और इसीलिए इसे संसार का ऑक्टोपस द्वीप कहा गया सुलावेसी को। स्ट्रक्चर बेस्ड नेम है इसके, सुलावेसी के। इंडोनेशिया का यह द्वीप है सुलावेसी। इंडोनेशिया की अगर क्लाइमेट आप देखें, इंडोनेशिया की अगर क्लाइमेट देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां से इक्वेटर गुजर रही है, भूमध्य रेखा गुजर रही है। सो क्लाइमेट ऑफ इंडोनेशिया इज एन इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट के वर्ल्ड में जहां कहीं भी एरिया है, दे आर एरिया ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ये सालों भर उच्च तापमान के क्षेत्र होते हैं, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इन क्षेत्रों में प्रतिदिन दोपहर के पश्चात आपको हैवी रेन देखने को मिलेंगे। रेन इज नेम्ड एज कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेन, इसे संवाहनिक वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, जलवायु गर्म और आर्द्र है, उष्णाद्र जलवायु है इंडोनेशिया की। ठीक है। सालों भर उच्च तापमान है, प्रतिदिन दोपहर के पश्चात मूसलाधार वर्षा हो रही है। इस वर्षा को संवाहनिक वर्षा के रूप में जानते हैं। और ये क्लाइमेट वर्ल्ड में रबड़ के प्लांटेशन के लिए, रबड़ की व्यापारिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। सो इंडोनेशिया इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ वर्ल्ड। दक्षिणी अमेरिका को अगर आप देखें, साउथ अमेरिका को आप देखें, तो इक्वेटर इज पासिंग थ्रू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से गुजरती है। यहां पर एक रिवर है अमेजन, और अमेजन नदी घाटी क्षेत्र की क्लाइमेट इक्वेटोरियल है। उसी प्रकार की क्लाइमेट आपको दिखाई देगी जो इंडोनेशिया की क्लाइमेट आपको दिखती है। और क्लाइमेट अधिक होने के, हॉट एंड ह्यूमिड होने के कारण, यहां की क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होने के कारण यहीं पर नेचुरल रबर सबसे पहले विकसित होता है। इस फॉरेस्ट को साउथ अमेरिका में सेल्वास फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। बाद में हम लोग जब साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पर। सो सेल्वास फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सेल्वास फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज नेटिव प्लेस ऑफ प्लांट रबर इन वर्ल्ड। संसार में प्राकृतिक रबर का ये नेटिव प्लेस माना जाता है, मूल स्थान माना जाता है, आदिम स्थान माना जाता है। सो इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज फिट फॉर रबर प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, एंड क्लाइमेट ऑफ इंडोनेशिया इज इक्वेटोरियल, सो इट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडोनेशिया आपने देखा, ये आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। कई द्वीपों का ये देश, सुमात्रा द्वीप इसके सुमात्रा द्वीप की जलवायु अगर आप देखें तो उष्णाद्र आपको दिखाई दे रही, और यहां की सॉइल अगर आप देखें तो ब्लैक कलर सॉइल आपको दिखती। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होने के कारण, सॉइल ब्लैक होने के कारण, इट हैज बीन सिग्निफिकेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन एशिया। एशिया में गन्ने की कृषि हो रही है जावा द्वीप पर। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां हम देख रहे हैं कंबोडिया है। इस देश का प्राचीन नाम कंपोचिया रहा, और इसी कंबोडिया में एक टेंपल पाया जाता है। ध्यान दीजिए, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी कंबोडिया में एक टेंपल पाया जाता है, अंकोर वाट टेंपल। तो अंकोर वाट मंदिर का देश कौन सा? कंबोडिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का यह देश। ठीक है। इस थाईलैंड को आप देखते हैं, इसका प्राचीन नाम सियाम रहा, और इस कंट्री को कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के रूप में जाना जाता है। सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है। आप यहां देखिए, लाओस को आपने देखा, और देखा आपने कि लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में लाओस। इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आपने देखा कि यहां पर मेकॉन्ग रिवर प्रवाहित हो रही है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया की गंगा के रूप में जानी जाती। तो यहां हम देख रहे हैं, जापान के विषय में हमने महत्वपूर्ण बातों को
अध्ययन किया, हमने चाइना में देखा कि दो नदियां महत्वपूर्ण रूप से वांगो और यांगजी, जहां से आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं बीपीएससी में। यांगजी नदी के विषय में आपने देखा कि तिब्बत के पठारी क्षेत्र में टेंगुला पर्वत से निकलती है और देखा आपने कि जाकर ये साउथ चाइना सी में गिरती है, ये आपने देखा। आपने देखा कि यांगजी के किनारे ही संघाई नगर बसा हुआ है, ये आपने देखा। तो एशिया के विषय में बहुत सारी चीजों को, पूर्वी एशिया के विषय में और दक्षिणी पूर्वी एशिया के विषय में बहुत सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। आप ध्यान दीजिए यहां पे, ये देखिए ये मलेशिया है। मलेशिया भी दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक देश माना जाता है और मलेशिया की क्लाइमेट भी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहां भी मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में चावल आपको दिखाई देगी और रबड़ का उत्पादन हो रहा है। नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ की कृषि की जा रही है मलेशिया में। थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब विश्व के उन देशों में से है जहां पर प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख रूप से उत्पादन किया जा रहा है। देखिए यहां पे ये आपको मलय पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये इंडोनेशिया का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर इनके बीच में एक स्ट्रेट है, जलसंधि पाई जाती, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रूप में जानते हैं, मलक्का जलसंधि के रूप में जानते हैं। ये जलसंधि आप देखें, यहां अंडमान सी है और यहां जावा सी है, इन दोनों को कनेक्ट करती है मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जलसंधि। ठीक है, गौर कीजिए। यह देखिए भारत का एक पड़ोसी देश आपको दिखाई दे रहा है, म्यांमार, और म्यांमार को कंट्री ऑफ पैगोडा के रूप में जानते हैं, पैगोडा का देश कहते हैं। पैगोडा का देश ध्यान रखना है आपको, पैगोडा का देश कौन सा? म्यांमार। पैगोडा है क्या? ये बौद्ध मंदिर है, तो बौद्ध मंदिरों को एशिया में पैगोडा के रूप में जाना जाता और म्यांमार में बौद्ध टेम्पल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहा गया कंट्री ऑफ पैगोडा। म्यांमार को अगर आप देखें तो इसके पश्चिमी भाग को अगर आप देखेंगे म्यांमार के, तो यहां पर पर्वत आपको दिखाई देंगे, अराकान योमा है, तेगु योमा पर्वत है, जो भारत और म्यांमार की सीमा एक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो अराकान योमा और तेगु योमा पर्वत का देश है म्यांमार। गौर करें, म्यांमार के मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है, इसके मध्य भाग से एक नदी प्रवाहित होती है और इस नदी को इरावदी नदी के रूप में जाना जाता है, इरावदी। गौर कीजिएगा, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, कई राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से भारत की। इस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली इरावदी नदी, जो इस देश को पश्चिमी और पूर्वी भागों में बांटती है, इसे म्यांमार की गंगा के रूप में जाना जाता है। और इसका घाटी क्षेत्र चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान में रखना है म्यांमार की गंगा कौन सी? इरावदी। म्यांमार को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के रूप में यह विभाजित करती है। ध्यान दीजिए, ये इंडिया आपको दिखाई दे रहा है और इस द्वीप को अगर आप देखें तो यह श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य एक जलसंधि पाई जाती है, जिसे पाक जलसंधि के रूप में जानते हैं। महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको, पाक जलसंधि। पाक जलसंधि, ये यहां मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, और यहां बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी को यह कनेक्ट करती है पाक जलसंधि। भारत और श्रीलंका को यह अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलसंधि पाक जलसंधि। जोड़ती किनको है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। श्रीलंका जो दक्षिण में भारत का पड़ोसी देश है, इस श्रीलंका को अगर आप देखें तो यहां पर एक पर्वत पाया जाता है श्रीलंका में, और उस पर्वत को हम कहते हैं कैंडी पर्वत।
तो कैंडी पर्वत का देश कौन सा? श्रीलंका। दक्षिण और मध्य क्षेत्र में यह पर्वतीय भाग है श्रीलंका के कैंडी पर्वत, और श्रीलंका संसार के महत्वपूर्ण चाय उत्पादक देशों में से एक है। और इसी कैंडी पर्वतीय क्षेत्र में श्रीलंका में चाय की बागानी कृषि की जाती है। श्रीलंका में एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी को महावेली गंगा के रूप में जानते हैं। महावेली गंगा। तो महावेली गंगा का देश कौन सा? श्रीलंका। कैंडी पर्वत का देश कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका का उत्तरी भाग ये जाफना पेनिनसुला के रूप में है, जाफना प्रायद्वीप के रूप में है, और इस जाफना प्रायद्वीप का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट पेड्रो। तो पॉइंट पेड्रो कहां पाए जाते हैं? श्रीलंका में पाए जाते हैं, जाफना प्रायद्वीप में पाए जाते हैं पॉइंट पेड्रो। कई महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान देना है श्रीलंका के संदर्भ में। क्या? तो कैंडी पर्वत का देश है। क्या? तो महावेली गंगा प्रवाहित होती है श्रीलंका में। कैंडी पर्वतीय क्षेत्र ही श्रीलंका के चाय उत्पादक क्षेत्र के रूप में, चाय की बागानी कृषि के क्षेत्र है। देखा श्रीलंका का जो उत्तरतम बिंदु है पॉइंट पेड्रो है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है वो पाक जल संधि के रूप में आपको दिखाई देगी। तो बहुत सारी चीजें यहां से आपको ध्यान में रखना है। एशिया से आपके लिए प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, भारत का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और भारत के साथ किसी भी पड़ोसी देश की अगर सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है तो वो बांग्लादेश की लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, भारत के किस पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश की। बांग्लादेश के संदर्भ में आप ध्यान दें, ये देखिए ये गंगा नदी आपको दिखाई दे रही है। यह देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर गंगा में मिलती है। गंगा का नामकरण जैसे ये बांग्लादेश में आ जाती है गंगा, अब गंगा नहीं होता, अब इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा का नाम बांग्लादेश में किस नदी के रूप में? पद्मा नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी ये जब असम होते हुए भारत में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और गंगा से जाकर मिलती है, तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। जमुना नदी के रूप में यह जानी जाती है। और जब इन दोनों की संयुक्त जलधाराएं हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी, मेघना रिवर। So Padma is the name of river Ganga, Jamuna is the name of river Brahmaputra, and the combined current of both the river is named as river Meghna. ये आपको ध्यान में रखना है। इन नदियों का जल जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है और वहां पर जाकर इन नदियों ने सेडिमेंटेशन करके, अवसादों का जमाव करके संसार के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण किया, जिसे सुंदरवन डेल्टा के रूप में आप जानते हैं। इस सुंदरवन डेल्टा का अधिकांश क्षेत्र आपको बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। 60% एरिया बांग्लादेश में, 40% इंडिया में आपको दिखाई देता है। संसार के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती, तो आपको इन पर ध्यान रखना है। बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है? पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? जमुना। इन दोनों की सम्मिलित जलधारा को क्या नाम दिया जाता है? मेघना। बांग्लादेश, यहां की जलवायु भी आपको भारत के समान उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में दिखाई देती। यहां की भी मुख्य खाद्यान्न फसल राइस है, चावल। चावल का उत्पादन किया जाता है यहां की नदी घाटियों में। चावल के अतिरिक्त बांग्लादेश जिस फसल के उत्पादन के लिए विशेष रूप में महत्वपूर्ण है, और वो फसल है जूट। जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है बांग्लादेश। एक फाइबरस प्लांट है जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, सुनहला रेशा के रूप में भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल। नेपाल को अगर आप देखें तो हिमालयी पर्वत का यह देश है।
हिमालयी पर्वत का देश है। यहां पर आप देखते हैं महान हिमालय है। मध्य हिमालय की, जो आपको ध्यान रखना है, मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, तो महाभारत श्रेणी का देश कौन सा? नेपाल। प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश महाभारत श्रेणी का देश? तो नेपाल मध्य हिमालय की यह श्रेणी, इसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। तो हिमालयी पर्वतीय देश नेपाल माना जाता है। भारत के कई राज्यों के साथ इसकी सीमा जुड़ती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।